हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। अब जिनका एग्ज़ाम हो गया है वे तो आराम से सो रहे होंगे, है ना। तो जिनका आ गया है वो तैयारी करते रहें, जब आपका हो जाएगा तब आप आराम से सोना, ठीक है। सर्दी बहुत हो रही है और मेरे तो गले में आज इन्फेक्शन है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना। अगर आवाज़ कम आए तो अपने फ़ोन की बढ़ा लेना, ठीक है। ये बात हुई। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश की पेडागोजी। मे बी 60+ क्वेश्चन मैंने रखे हैं, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी भी हो सकती है, तो रुके रहिए और सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने हैं और लास्ट में आपको स्कोर बताना है। वैसे तो आप बताएंगे नहीं, जो बता सकते हैं वो बता दें, जो नहीं बता सकते हैं कोई बात नहीं, ठीक है। तो अपना स्कोर बताया करें। देखो कोई बात नहीं, अगर स्कोर कम रहेगा तो आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो अपना स्कोर बताया करें। तो बताइए, क्वेश्चंस के आंसर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बाकी शेयर भी कर दिया करो, सपोर्ट करो सभी लोग। जब थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करेंगे तभी तो आगे तक जाएगी वीडियो, है ना। तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करें। सभी 10-10, 20-20 लोगों को भी अगर शेयर करेंगे तो काफ़ी आगे तक जा पाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इफ़ अ टीचर वांट्स टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न वोकेबलरी विच वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे। अगर टीचर बच्चों को क्या है वोकैब सिखाना चाहती है तो कौन सा एक इफेक्टिव तरीका होगा। ए ऑप्शन है यूज़ ऑफ स्टोरीज एंड इमेजिनरी, कि स्टोरीज के माध्यम से सिखाए, इमेजिनेशन के माध्यम से सिखाए, या फिर यूज़ ऑफ ड्रिलिंग, रट के सिखाएं, यूज़ ऑफ रिटन एक्सरसाइज यानी रिटन एक्सरसाइज का यूज़ करके सिखाए, या फिर टेक्स्ट बुक का यूज़ करके सिखाए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा। भाई हमें टेक्स्ट बुक की तरफ नहीं जाना है, ठीक है, कि टेक्स्ट बुक से सिखाए या टेक्स्ट बुक से रटे। ना ही हमें रिटन एक्सरसाइज करानी है और ड्रिलिंग तो हमें करानी नहीं है, यानी रटवाना नहीं है कि वोकैब याद करा दे, ये गलत है। सबसे अच्छा है कोई भी कहानी बता रहे हैं उसमें वोकैब, उसके माध्यम से वोकैब को सिखाएं, वर्ड जो सिखा रहे हैं उसके माध्यम से सिखाएं या इमेजिनेशन से सिखाएं, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 2। मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स एजुकेशन एम्स एट, यानी बहुभाषिता एक संसाधन के रूप में काम करती है, तो इसका क्या उद्देश्य है बताइए। ए ऑप्शन है मेकिंग यूज ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ लर्नर्स फॉर टीचिंग लर्निंग, यानी क्या है बच्चों की जो लैंग्वेज है उसे क्लास में जब भी टीचिंग करा रही है, जब भी लर्निंग करा रही है, बच्चों की लैंग्वेज यूज करके कराए, ठीक है। बी ऑप्शन है मेकिंग लर्नर्स लर्न एज मैनी लैंग्वेजेस पॉसिबल, यानी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज सिखाएं। यूजिंग क्लासिकल लैंग्वेज फॉर टीचिंग लर्निंग, की क्लासिकल लैंग्वेज यूज़ करें जब टीचिंग करा रहे हो। या फिर डी ऑप्शन है एनेबलिंग टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज फॉर जॉब एंड मदर टंग फॉर कल्चर, यानी क्या करें इंग्लिश लैंग्वेज तो जॉब के लिए सिखाएं और मदर टंग क्या है कल्चर के लिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई ये तो कोई तरीका है नहीं कि इंग्लिश तो तुम जॉब के लिए सिखाओ और मदर टंग क्या है कल्चर के लिए सिखाओ, तो ये तो गलत है। और कि क्लासिकल लैंग्वेज में टीचिंग लर्निंग होनी चाहिए, ये मतलब होता है बहुभाषिता का। या फिर कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज बच्चों को सिखाएं। भाई ये नहीं होता कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लैंग्वेज सिखाए, वो तो अपने आप ही सीख लेते हैं। जब बस साथ वाला बंदा दूसरी बोल रहा है, वो दूसरा साथ वाला दूसरी भाषा बोल रहा है, अलग अलग पृष्ठभूमि से जो बच्चे आ रहे हैं सबकी भाषा अलग है, तो एक दूसरे से सीख लेते हैं प्रयोग करके, ठीक है। लेकिन ए ऑप्शन ठीक है कि बच्चों की लैंग्वेज को यूज़ करके टीचर पढ़ा रही है, तो वो बेस्ट ऑप्शन हमारा है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। डैश कॉम्प्रीहेंशन इज द स्किल ऑफ रीडिंग अ पीस ऑफ टेक्स्ट क्लोजली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। तो बताइए इसका क्या होगा। ए ऑप्शन है इन्फ्रेंशियल, बी ऑप्शन है ग्लोबल, सी ऑप्शन है लोकल, डी ऑप्शन है ट्रांजेक्शनल। तो बताइए क्या ऑप्शन होगा, जिसमें क्या है किस लिए पढ़ते हैं किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं किसके लिए, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर होगा लोकल। देखो इस बार जो सीटेट हुआ था ऑनलाइन उसमें इसका आंसर इन्फ्रेंशियल दिया गया था, जो ये 2019 में भी यही क्वेश्चन आया था उसमें लोकल दिया गया था, लेकिन इसका आंसर वैसे लोकल है, ठीक है। लेकिन हम इन्फ्रेंशियल भी मान लेंगे क्योंकि सीटेट ने दिया है। लेकिन इन्फ्रेंशियल का मतलब होता है किसी भी वर्ड्स का, किसी भी अनरिलेटेड वर्ड्स का क्या है मीनिंग निकालना, ठीक है, उसका मीनिंग खोजना, वो होता है इन्फ्रेंशियल। लेकिन इसका आंसर होगा लोकल, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4।
तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उन पे बोनस अंक मिलते हैं, क्योंकि सीटेट अपनी तरफ से दे रही है इन्फ्रेंशियल, बच्चे लगा रहे हैं लोकल, किसी ने लोकल लगाया होगा, किसी ने इन्फ्रेंशियल लगाया होगा, क्योंकि 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें लोकल दिया गया था, अब की बार इन्होंने इन्फ्रेंशियल दे दिया, तो ये क्या है, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सीटेट भी बहुत सारे क्वेश्चन के क्या है, गलत आंसर देता है, ठीक है, और बात वे किसी की मानते नहीं, कितनी भी डालो, रिट डालो, कुछ भी करो। क्वेश्चन नंबर 4, in the context of theory of multiple intelligence, which one of the following intelligence is related to language? किसके बारे में पूछा है, मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में, ठीक है, कौन सी किससे रिलेट कर रहा है, सही। ए ऑप्शन है फ्लुएंसी एक्यूरेसी इंटेलिजेंट, बी ऑप्शन है लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, सी ऑप्शन है वोकेबलरी ग्रामर इंटेलिजेंस, डी ऑप्शन है विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंट। तो बताइए कौन सा एक भाषा से संबंधित है। भाई लैंग्वेज का पूछा है तो लैंग्वेज क्या है, लिंग्विस्टिक होता है, यानी भाषाई बुद्धि जिसके अंदर होती है उनके अंदर पाई जाती है लिंग्विस्टिक या वर्बल इंटेलिजेंस, जैसे कि जिन्हें लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ होती है, जो अच्छे से बोल पाते हैं, जैसे कि भाई ये न्यूज़ वाले होते हैं, प्रेस रिपोर्टर, कितने फ्लुएंसी के साथ होते हैं, बोलते हैं, है ना, तो इनके अंदर क्या है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाती है। बाकी जो गार्डनर की इंटेलिजेंस है वो है विजुअल स्पेशल, बाकी ये दोनों नहीं है, ठीक है। विजुअल स्पेशल होता है कि देख के कोई भी नक्शा बना देना, घर का नक्शा, कोई जमीन हो, इस तरह से वो इसके अंदर आते हैं, आर्किटेक्चर वगैरह। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी भाषाई बुद्धि किसमें पाई जाती है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, वर्बल इंटेलिजेंस, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज मे बी द बेनिफिट ऑफ मल्टीलिंग्वलिज्म, इनमें से कौन सा एक मल्टीलिंग्वलिज्म का बेनिफिट है। ए ऑप्शन है इंक्रीज वोकेबलरी एंड इफेक्टिव स्पीच, की वोकैब बढ़ना और क्या है, स्पीच जो इफेक्टिव हो। भाई बहुभाषिता से क्या है, वोकैब भी अच्छी होगी जब अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे आएंगे, और स्पीच इफेक्टिव होगी। बी ऑप्शन है टॉलरेंस एंड रेस्पेक्ट टूवर्ड्स अदर कल्चर, कि दूसरे के, भाई जब अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे आएंगे तो दूसरे के कल्चर की रेस्पेक्ट भी होगी, है ना, बच्चे सीखेंगे रेस्पेक्ट करना। थर्ड ऑप्शन है रेस्ट्रिक्टेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी क्या है, अगर बहुभाषिता होगी तो जॉब के मौके खत्म हो जाएंगे बिल्कुल। फोर्थ ऑप्शन है मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस, यानी ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं के बारे में क्या है, बच्चा जागरूक होगा। तो ये ऑप्शन भी ठीक है और ये भी ठीक है और फर्स्ट भी ठीक है, लेकिन बहुभाषिता का मतलब ये नहीं है कि जॉब के मौके कम हो जाएंगे, जॉब के अवसर नहीं मिलेंगे अगर ज़्यादा भाषा आ गई। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक है, यानी सी ऑप्शन में दिया गया है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, व्हेन अ चाइल्ड रेगुलेट्स हिज और हर ओन एक्शंस with the help of language but that language is not audible to others he see involved in, यानी बच्चा क्या है, अपने एक्शंस को रेगुलेट कर रहा है, अपने एक्शंस को गाइड कर रहा है, किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से, भाषा की मदद से, लेकिन वो भाषा क्या है, सुनने योग्य नहीं है, ऑडिबल नहीं है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। तो कौन सी स्टेज है बताइए वाइगोत्स्की की, कौन सी स्पीच है, इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच, या सोशल स्पीच, या फिर ईगोसेंट्रिक स्पीच। बताओ भाई, ईगोसेंट्रिज्म की बात तो प्याजे करते हैं, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, यानी ऑडिबल नहीं है, तो साइलेंट इनर स्पीच होगा। साइलेंट इनर स्पीच में क्या होता है, बच्चा मन मन में ही बोलता है, वो किसी को सुनने योग्य नहीं है, सुनाई नहीं देती किसी को, ठीक है। और प्राइवेट स्पीच में क्या होता है, अकेले में बैठ के बोलता है, जैसे अपने घर में छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे, ऐसे ही बोलते रहते हैं अकेले में बैठ के कि मम्मी ने मुझे 5 रुपये दिए, 10 रुपये दिए, मैंने क्या कर दिया, क्या पढ़ा, क्या खाया, अकेले बोलते रहते हैं, तो वो होती है प्राइवेट स्पीच। सोशल स्पीच होती है जब घरकों के साथ बोलते हैं बच्चे, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है, इनर स्पीच, यानी साइलेंट इनर स्पीच, जिसमें बच्चा क्या है, मन मन में ही बोलता है, किसी को सुनाई नहीं देता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, विच ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक डील्स विद द मीनिंग इन कंटेक्स्ट, भाषा की कौन सी ब्रांच है जिसमें क्या है, मीनिंग क्या है, संदर्भ में होता है, तो उससे क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है सिमेंटिक्स, बी ऑप्शन है प्रैग्मेटिक्स, सी ऑप्शन है मॉर्फोलॉजी, डी ऑप्शन है फोनेटिक्स। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई सिमेंटिक्स होता है किसी भी लैंग्वेज की स्टडी करना, किसी भी मीनिंग की स्टडी करना, लेकिन अगर कंटेक्स्ट में स्टडी कर रहे हैं तो होगा प्रैग्मेटिक्स, यानी संदर्भ में मीनिंग की स्टडी करना क्या कहलाता है, प्रैग्मेटिक्स, ठीक है।
तो बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। मॉर्फोलॉजी होता है शब्द की आंतरिक संरचना देखना, फोनेटिक्स साउंड से रिलेटेड होता है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, आज मेरे गले में बहुत दिक्कत है, चीज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8, अ डायलेक्ट पासिस थ्रू दीज स्टेजेस टू गेट द स्टेटस ऑफ स्टैंडर्ड डायलेक्ट, यानी भाषा जो है बोली जो है इन स्टेजेस से होके गुजरती है जो कि ऑप्शन में दी गई है। तो इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? ए ऑप्शन है सिलेक्शन, सेकंड है कोडिफिकेशन, एलाबोरेशन ऑफ फंक्शंस एंड एक्सेप्टेंस। बी ऑप्शन है सिलेक्शन, एक्सेप्टेंस, कोडिफिकेशन एंड फंक्शंस, एलाबोरेशन ऑफ फंक्शंस। सी ऑप्शन है सिलेक्शन, एलाबोरेशन ऑफ कोडिफिकेशन, एक्सेप्टेंस। डी ऑप्शन है सिलेक्शन, एक्सेप्टेंस, कोडिफिकेशन एंड एलाबोरेशन ऑफ फंक्शंस। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, सही स्टेजेस कौन कौन सी हैं? भाई क्या है, ए ऑप्शन ठीक होगा। क्या होगा? पहले सिलेक्शन ऑफ नॉर्म्स, यानी जो रीति रिवाज जो तरीका है सोसाइटी का वो चूज करना। फिर कोडिफिकेशन ऑफ फॉर्म, जो फॉर्म है मतलब जो लैंग्वेज की एक फॉर्म है, एक तरीका है, वो उसका कोड सेलेक्ट करना। फिर क्या है, फंक्शंस को एलाबोरेट करना। फिर क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ कम्युनिटी, यानी जो कम्युनिटी एक्सेप्ट करती है बोली को उसे यूज़ करना। ठीक है भाई, सोसाइटी के भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कुछ तरीका होता है, कुछ दायरा होता है ना। तो क्या समाज में होता नहीं है, हर चीज़ का दायरा होता है कि इस लेवल की वो शर्म होनी चाहिए, इस तरह से बोलना चाहिए, गलत लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए, गलत चीज़ें नहीं खानी चाहिए, है ना। तो इसी तरह से क्या है, अगर बोली है तो उसका भी एक स्टेजेस से होके गुजरती है कि सिलेक्शन ऑफ नॉर्म्स, पहले नॉर्म्स वैल्यूज़ अपनाना, सेलेक्ट करना, फिर कोडिफिकेशन ऑफ फॉर्म्स, फिर फंक्शंस को एलाबोरेट करना, फिर एक्सेप्टेंस ऑफ कम्युनिटी, यानी जो कम्युनिटी एक्सेप्ट करती है उस भाषा में बोलना। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं बोली के बारे में, डायलेक्ट के बारे में, बताइएगा। ए ऑप्शन है, देखो मैंने सीरियल वाइज पेपर लिए हैं, ए के पेपर में डायलेक्ट से 2 क्वेश्चन आ गए, यानी बोली से, और ये कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, ए ऑप्शन है वेराइटी ऑफ लैंग्वेज स्पोकन इन वन पार्ट ऑफ कंट्री इज नोन एज रीजनल डायलेक्ट, यानी क्या है, किसी भी एक एरिया में बोले जाने वाली क्या कहलाती है भाषा? रीजनल डायलेक्ट, यानी एरिया की बोली। भाई किसी भी एरिया में बोली जा रही है, जैसे यूपी की बोली या हरियाणा की बोली, तो क्या उसे बोलते हैं? रीजनल डायलेक्ट, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में बोले जाने वाली। ठीक है, कंट्री के किसी भी पार्ट में बोलने वाली। बी अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेज यूज्ड ओनली बाय द पीपल हैविंग सिमिलर एजुकेशन बैकग्राउंड इज नोन एज सोशल डायलेक्ट, कि भाई अगर पढ़े लिखे लोग ही सिमिलर एजुकेशनल बैकग्राउंड, जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड हो, वो बोल रहे हैं तो उसे बोलेंगे सोशल डायलेक्ट। तो ये क्या सही लग रहा है? भाई सामाजिक जो बोली होती है वो ये थोड़ी है कि पढ़े लिखा जो समाज है, पढ़े लिखे जो कुछ लोग हैं, कुछ ग्रुप है पढ़े लिखे लोगों का, वो जो बोल रहे हैं उसे सामाजिक बोली थोड़ी ना कहेंगे, उसे सोशल डायलेक्ट थोड़ी ना कहेंगे। समाज में बोले जाने वाली भाषा है तो उसे किसी पर्टिकुलर डिग्री से थोड़ी डिनोट करेंगे कि ये पढ़ा लिखा है तो ये समाज के अंदर है, ये पढ़ा लिखा नहीं है तो समाज से बाहर है। तो ये तो गलत बात है, बी हमारा गलत है, ए हमारा ठीक है। कि क्या है, इंडिया है, इंडिया के किसी भी पार्ट में बोले जाने वाली जो भाषा है वो क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। जैसे हमारे यहाँ की बोली, यूपी की बोली, हरियाणा की बोली, राजस्थान की बोली। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है, बी हमारा गलत है। ए ऑप्शन में दिए गए हैं तो ए ऑप्शन, कंप्यूटर जी लॉक लगा दो। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, फॉर पार्टिसिपेटिंग इन अ ग्रुप डिबेट, एक ग्रुप डिबेट में क्या है, पार्टिसिपेट कर रहे बच्चे हैं, बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जो लैंग्वेज टीचर है वो कंडीशन रख रहा है कि इन अ ग्रुप 4 स्टूडेंट शुड बी फ्रॉम जूनियर क्लास एंड 1 स्टूडेंट शुड बी फ्रॉम सीनियर क्लास, यानी 4 बच्चे तो होंगे छोटी क्लासेस के और 1 बच्चा होगा बड़ी क्लास से। हु कैन असिस्ट जूनियर्स वेन एवर रिक्वायर्ड, यानी वो क्या करेगा, वो हेल्प करेगा बच्चों की जहाँ बच्चों को ज़रूरत होगी, यानी जो बड़ा बच्चा है वो छोटे वालों की हेल्प करेगा जहाँ उन्हें ज़रूरत होगी, हेल्प देगा। दिस आइडिया ऑफ ग्रुप फाउंडेशन डिपेंड्स अपॉन, ये जो आइडिया है ये किस पे डिपेंड करता है, कौन करता है? हेल्प की बात, असिस्टिंग, टेम्परेरी हेल्प देना, स्कैफोल्डिंग, ग्रुप की बात करना, ग्रुप डिस्कशन करना, इंटरेक्शन करना, डिस्कशन करना, इनकी बातें कौन करता है? पियाजे करते हैं या फिर वाइगोत्स्की करते हैं या ब्लूमफील्ड करते हैं या फिर क्रेशन करते हैं? तो बताइए भाई कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। देखो भाई ग्रुप डिस्कशन की बात हुई, ग्रुप डिस्कशन हुआ,
की ग्रुप डिस्कशन की बात भी वाइगोत्स्की करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज को इन्होंने टूल बताया है, तो भाषा की बात भी यही करते हैं। सोसाइटी की बात भी यही करते हैं, सोशल इंटरेक्शन की, यानी बच्चा कैसे सीखता है, सामाजिक अंतःक्रिया करके सीखता है, ठीक है। कल्चर की बात भी यही करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, ठीक है। और असिस्टिव लर्निंग, टेम्परेरी हेल्प देना, स्कैफोल्डिंग, तो सब वाइगोत्स्की के अंदर ही आते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, बीइंग अ टीचर व्हाट वुड यू लाइक टू प्रीफर इफ एनी स्टूडेंट हैज शोन डिसरप्टिव बिहेवियर ड्यूरिंग ग्रुप प्रेजेंटेशन। एक टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे अगर कोई बच्चा क्या है डिसरप्टिव बिहेवियर कर रहा है, यानी कोई भी अनुचित व्यवहार कर रहा है, क्लास में बदतमीजी कर रहा हो, क्या पता दूसरे बच्चों को परेशान कर रहा हो, तो आप क्या करेंगे, येल एट हिम हर इन द फ्रंट ऑफ द क्लास, यानी सारी क्लास के सामने उसे डांटेंगे। बी ऑप्शन है स्पीक टू हिम और हर इन द क्लास, यानी पूरी क्लास के सामने बोल देंगे, भाई बेइज्जती हो जाएगी उसकी। सी ऑप्शन है टॉक विद हिम हर इन द क्लास, या फिर उससे बात करेंगे अलग से बुला के कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। डी ऑप्शन है लीव हिम और हर टू सेल्फ डिसिप्लिन, यानी उसे छोड़ देंगे कि भाई अपने आप क्या है डिसिप्लिन में आ जाएगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई क्या है, हम उसे पूरी क्लास के सामने डांटेंगे भी नहीं, ठीक है, ना ही उसे पूरी क्लास के सामने बोलेंगे, और ना ही उसे छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे कि भैया अपने आप डिसिप्लिन में हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। सी ऑप्शन ठीक है कि हम उससे बात करेंगे कि ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो, आराम से पूछेंगे और उसे ठीक करेंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी रिगार्डिंग कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। बताइए, ए है द रोल ऑफ टीचर इज जस्ट लाई अ फैसिलिटेटर और मॉनिटर रेदर देन सिंपली बीइंग द मॉडल फॉर करेक्ट स्पीच, यानी टीचर का कैसा रोल होता है, भाई फैसिलिटेटर की तरह वर्क करता है, सुविधादाता की तरह वर्क करता है, एक मॉनिटर की तरह वर्क करता है, ना कि क्या है मॉडल बन जाए बच्चों के सामने, है ना। ये बात तो ठीक है कि भाई टीचर का रोल यही तो होता है कि वो क्या है बच्चों की हेल्प करे, स्कैफोल्डिंग दे, फैसिलिटेटर की तरह वर्क करे। बी ऑप्शन है लर्नर्स हैव टू पार्टिसिपेट इन क्लासरूम एक्टिविटीज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल अप्रोच टू लर्निंग, कि बच्चे क्या है क्लासरूम में पार्टिसिपेट तो करें लेकिन उनके डिफरेंसेस के बेस पे होना चाहिए कि भाई तुम इंटेलिजेंट हो तो तुम पार्टिसिपेट करो और तुम डल हो तो तुम बी सेक्शन में जाके बैठ जाओ। तो ऐसे थोड़ी ना कराना है। ए तो हमारा ठीक है लेकिन बी हमारा गलत है, ठीक है। ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, ठीक है। तो ए ऑप्शन में दिए गए हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन नंबर 13। आज के क्वेश्चन इजी हैं तो आप अपना स्कोर जरूर बता के जाएं कितना आपका स्कोर बना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, डेफिशिएंसी इज द एबिलिटी टू राइट एसोसिएट विद इम्पेयर्ड हैंडराइटिंग इज अ सिंबल ऑफ, यानी क्या है लिखने में जिसे दिक्कत हो रही है, जिससे लिखाई में दिक्कत है, लिखने संबंधित विकार है, तो उसके अंदर क्या होगा, डिस्ग्राफिया होगा उसको, या डिस्कैलकुलिया होगा, या डिस्प्रेक्सिया होगा, या फिर डिसलेक्सिया होगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई डिसलेक्सिया तो क्या होता है, रीडिंग डिसऑर्डर होता है, जब बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, क्या है रीडिंग डिसऑर्डर है। डिस्प्रेक्सिया क्या है, जब बच्चे का कोऑर्डिनेशन नहीं बनता, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नहीं बनता है उसका। डिस्कैलकुलिया क्या है, जब बच्चे से मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होती, ठीक है। तो ए ऑप्शन बचा हमारा डिस्ग्राफिया, यानी बच्चे को क्या है लिखने संबंधित विकार है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, द टीचर हैज गिवन स्ट्रिप्स ऑफ इनकम्प्लीट सेंटेंस टू स्टूडेंट, यानी टीचर क्या है बच्चों को इनकम्प्लीट सेंटेंस दे रही है कोई भी बच्चों को, तो बच्चों को क्या करना है, दे हैव टू ज्वाइन ईच इनकम्प्लीट सेंटेंस विद इट्स करेक्ट हाफ। बच्चों को क्या करना है, जो इनकम्प्लीट सेंटेंस है उसे उसके करेक्ट हाफ से जोड़ना है। तो व्हाट कुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचर टू कंडक्ट सच एक्टिविटी इन क्लास, तो टीचर का क्या उद्देश्य है क्लास में ऐसी एक्टिविटी कराने का। ए ऑप्शन है टू फोकस ऑन करेक्ट सिंटेक्स फॉर्मेशन, कि बच्चों को क्या है वाक्य विन्यास सिखा रही है, वो करेक्ट फॉर्मेशन सिखा रही है सेंटेंस का। बी ऑप्शन है टू लर्न टू कंपोज राइट अप्स। सी ऑप्शन है पंक्चुएशन पे फोकस करा रही है। डी ऑप्शन है टू एनेबल लर्नर्स टू इम्प्रूव देयर स्पीच, जिससे कि बच्चे क्या है सक्षम हो सके, उनका स्पीच इम्प्रूव हो सके। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई टीचर क्या है इनकम्प्लीट स्टेप्स दे रही है, जैसे कि मैंने कई बार बताया है बॉय, गुड,
इज ही, तो इस तरह से दे रही है, तो बच्चों को क्या करना है, ये कंप्लीट करना है, यानी इस तरह से लिखना है, ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, सिंटेक्स फॉर्मेशन यानी वाक्य विन्यास। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है कि टीचर क्या करा रही है, बच्चों को सिंटेक्स फॉर्मेशन सिखा रही है। सिंटेक्स फॉर्मेशन होता है किसी भी सेंटेंस को स्ट्रक्चर में लगाना, ठीक है, एक तरीके से लगाना, तो ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, अ टीचर आस्क स्टूडेंट टू लिसन टू अ रिकॉर्डिंग टू गेट द ओवरऑल मीनिंग ऑफ द पैसेज इज नोन एज, क्या है, रिकॉर्डिंग सुनने के बाद उसका ओवरऑल मीनिंग निकालने के लिए कह रही है टीचर, तो क्या इसे क्या बोलेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव टास्क या स्किम लिसनिंग टास्क या जिस्ट लिसनिंग टास्क, कोई जिस्ट बोलता है कोई गिस्ट बोलता है, आई स्कैन लिसनिंग टास्क। तो भाई क्या है, ओवरऑल मीनिंग निकाल रही है, तो ओवरऑल मीनिंग निकालना क्या कहलाता है, जिस्ट लिसनिंग टास्क, क्या बोलते हैं, जिस्ट लिसनिंग टास्क। इसमें क्या है, बच्चे ओवरऑल मीनिंग निकाल सकते हैं किसी भी पैसेज का, तो उसे हम बोलते हैं जिस्ट लिसनिंग टास्क। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स लिसनिंग टू अ टेक्स्ट, टेकिंग नोट्स एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द टेक्स्ट इज कॉल्ड, क्या है, कोई भी एक्टिविटी है उसमें क्या है, किसी भी टेक्स्ट को सुनना, उसके नोट्स लेना और उसे उस टेक्स्ट को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना यानी पुनर्निर्माण करना, उसका क्या कहलाता है, डिक्टेशन, डिक्शन एनालिसिस, डिक्टोग्लॉस एंड डिग्लोसिया। भाई देखो, डिक्टेशन तो होता है कि कोई भी डिक्टेट कर रहे हैं जो क्लास में बोलते हैं यानी स्पीडली लिखने के लिए, ठीक है, जैसे श्रुतलेख नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं ऐसे, मुझे हिंदी वर्ड उसका याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट क्या होता है, जो क्लास में बोला जाता है इमला टाइप ठीक है। डिक्शन एनालिसिस होता है किसी चीज़ को डिक्टो ही लिखना, बिल्कुल एग्जैक्ट जो मैच कर रहा हो, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, ये भी गलत है, और डिग्लोस या कुछ नहीं होता, ये सी ऑप्शन हमारा ठीक है, यहाँ बी लिख रहा है, चलो जो भी है बी लिख रहा है तो बी मान लेते हैं। ये क्या है, डिक्टोग्लोस। डिक्टोग्लोस क्या होता है, जिसमें क्या है, किसी भी टेक्स्ट को सुनना, उसके नोट्स लेना और दोबारा से उस शब्द का क्या है, पुनर्निर्माण करना, कहलाता है डिक्टोग्लोस, ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ह्यूमन बींग्स आर बोर्न विद द कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, यानी क्या है, ह्यूमन बींग्स क्या है, हमारे अंदर जन्मजात क्षमता होती है भाषा को एक्वायर करने की, अर्जित करने की। तो ये स्टेटमेंट किसका है, वाइगोत्स्की का, चोम्स्की का, पियाजे का या फिर ब्रूनर का। ऑप्शन गलत हो रहे हैं, आज की पीपीटी में बहुत सारे ऑप्शन ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो हम इसे बी मान लेंगे, ठीक है। तो भाई ये किसका स्टेटमेंट है, ये तो सभी को पता है, चोम्स्की जी का है। चोम्स्की जी कहते हैं कि भाषा सीखने की क्षमता हमारे अंदर जन्मजात होती है, ठीक है, जिसे इन्होंने एलईडी कहा है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये सारे मैंने कराए हुए हैं, छोटी छोटी क्लिप हैं, छोटी छोटी वीडियो नंबर वाइज बनाई हुई हैं, 1 2 3 4 करके, उन्हें आप देख लो, 20-20 25-25 मिनट की, आपकी पूरी इंग्लिश वहीं से कवर हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, द फॉलोइंग नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक्स, इनमें से कौन सा एक सोशियो लिंग्विस्टिक का पार्ट नहीं है। ए ऑप्शन है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज चेंज, यानी किसकी स्टडी करना, पॉलिटिकल फैक्टर्स की स्टडी करना, इकोनॉमिक्स की स्टडी करना, और जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी भाषा को बदलने के लिए। तो भाई ये बात तो ठीक है, सोशल लिंग्विस्टिक के अंदर आ जाएंगे ये। बी ऑप्शन है स्टडी ऑफ द एटीट्यूड ऑफ पीपल टूवर्ड सर्टेन स्पीच कैरेक्टरिस्टिक। सी ऑप्शन है द स्टडी ऑफ द साउंड्स इन स्पोकन लैंग्वेज, कि साउंड की स्टडी करना, कोई भी भाषा जो बोल रहे हैं। डी ऑप्शन है द जनरल परसेप्शन ऑफ अ डायलेक्ट विद इन अ सोसाइटी, की क्या है, जनरल परसेप्शन देखना बोली का सोसाइटी के अंदर। तो ये बात भी ठीक है भाई, ये भी सोसाइटी से रिलेटेड है, तो ये भी सोसाइटी से रिलेटेड कि क्या है, पीपल्स का एटीट्यूड देखना, स्पीच कैरेक्टरिस्टिक देखना, उनकी कैसे बोल रहे हैं वो, और किसकी स्टडी करना, पॉलिटिकल फैक्टर्स की, इकोनॉमिक फैक्टर्स की, जो कि हमारी लैंग्वेज पर अफेक्ट डालते हैं। लेकिन हम क्या है, साउंड की स्टडी नहीं करते, किसके अंदर, सोशल लिंग्विस्टिक के अंदर, नाम से ही पता चल रहा है सोशल लिंग्विस्टिक, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, यानी गलत पूछा है, नोट पूछ रहा है, ठीक है, तो हम सी ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से ऑप्शंस हम एलिमिनेट करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट एक्टिविटी फॉर टीचिंग लैंग्वेज स्किल्स।
बताइए भाषा सिखाने के लिए कौन सी एक अच्छी गतिविधि है? रिसाइटिंग पोएम, यानी पोएम बुलवाना, रिसाइट करवाना, गवाना बच्चों से, मछली जल की रानी है। बी ऑप्शन है रोल प्ले और ड्रामा इन क्लास, की क्लास में क्या है, ड्रामा कराना, रोल प्ले कराना, या फिर उन्हें डिबेट कंपटीशन करवाएं या फिर उनका स्पीच कंपटीशन कराएं। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा? भाषा कौशल के बारे में कौन सी गतिविधि अच्छी है? भाई क्या है, हमें कंपटीशन तो कराना नहीं है, ना ही स्पीच कंपटीशन, ना ही डिबेट कंपटीशन कराना है, और पोएम रिसाइट नहीं करनी है। सबसे अच्छी गतिविधि है रोल प्ले। जहाँ रोल प्ले आ जाए ना तो उससे बेस्ट तो कुछ नहीं होता। रोल प्ले सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि किसी भी चीज़ में अगर हम रोल प्ले करा रहे हैं तो वो हमारा बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि रोल प्ले में क्या है, बच्चे डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं और एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 बताइए, व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर डेवलपिंग क्रिएटिव राइटिंग? क्रिएटिव राइटिंग के बारे में कौन सा एक बढ़िया है, किससे अच्छी राइटिंग होगी? फॉर्मल राइटिंग, फॉर्मल राइटिंग होता है कुछ भी देख के लिख देना या फिर बिल्कुल तरीके से लिखना, जैसे कि हम बुक में से कुछ भी लिख रहे हैं, या पॉइंट टू पॉइंट अच्छी तरह लिखना। रिपोर्ट राइटिंग होता है किसी भी कोई भी रिपोर्ट को लिखना। नॉन फॉर्मल राइटिंग या फिर एस्से राइटिंग, एस्से राइटिंग कोई भी एस्से लिखना। नॉन फॉर्मल राइटिंग होता है फ्रीली लिखना, बिल्कुल कुछ भी किसी भी टॉपिक पे बिल्कुल फ्रीली लिखना, जिसमें कोई बाउंडेशन ना हो, कुछ भी ना हो। तो बताइए कौन सी एक राइटिंग अच्छी होगी? भाई क्रिएटिव राइटिंग का मतलब होता है कुछ भी यूनिक लिखना, अपने अपने क्या है एक्सप्रेशन को प्रेजेंट करना, बिल्कुल क्रिएटिवली कुछ अलग लिखना। तो फॉर्मल राइटिंग तो होगी नहीं, ये तो हम बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में लिखते हैं, बुक से उतार लेंगे। रिपोर्ट राइटिंग भी नहीं होगा, ना ही ऐसे राइटिंग होगा, ये होगा नॉन फॉर्मल राइटिंग। नॉन फॉर्मल राइटिंग होता है जैसे कि आप अपने किसी भी फ्रेंड के लिए कोई भी लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, तो उस लेटर में क्या है, आप कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें डालेंगे जिससे कि सामने वाला पढ़ के खुश हो जाए, कुछ क्रिएट करेंगे, कुछ यूनिक लिखेंगे, है ना। वो वाला लेटर मत समझना, गलत तरीके से मत लेना बात को। क्या है, नॉन फॉर्मल राइटिंग यानी फ्रीली लिखना, ठीक है। जैसे कि ग्रीटिंग्स वगैरह लिखते हैं, न्यू ईयर पे आप कुछ क्रिएटिव करने जा रहे होंगे, कल न्यू ईयर है, अब तो ग्रीटिंग का ज़माना चला ही गया, अब तो मैसेजेस का ज़माना है ना। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कल न्यू ईयर है तो पार्टी करेंगे सब। क्वेश्चन नंबर 21, सब नहीं करेंगे, जिनका पेपर है वो मत करना पार्टी, वो अपनी पढ़ाई करना, अगली साल कर लेना। क्वेश्चन नंबर 21, मजाक कर रही हूँ वैसे, जो जिसका मन करे वो करना चाहिए, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज? 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा इनमें से इंक्लूड है? ये क्वेश्चन आया है ज़्यादातर। देखो ये तो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि ये तो याद ही होना चाहिए कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा है, इनमें से अवध है या फिर बोडो है, नागपुरी है या राजस्थानी है। तो 8वीं अनुसूची में बहुत सारी भाषाएं हैं, उसमें से एक है बोडो, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 22, विच लैंग्वेज इज रिकमेंडेड बाय NCF 2005 फॉर द इंस्ट्रक्शन मीडियम एट द प्राइमरी लेवल? प्राइमरी लेवल के लिए कौन सा एक माध्यम होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए? इंस्ट्रक्शन यानी अनुदेशात्मक माध्यम होना चाहिए जिसमें क्या है, इंस्ट्रक्शन दे सकें बच्चों को। ए ऑप्शन है मदर टंग, बी है रीजनल लैंग्वेज, सी है एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल, डी ऑप्शन है इंग्लिश। तो भाई NEP हो चाहे NCF हो चाहे RTE एक्ट हो, सब कहते हैं कि बच्चे को क्या है उसकी मदर टंग में पढ़ाना है, स्पेशली प्राइमरी में तो पढ़ाना ही है। 8th क्लास तक बच्चे को उसकी मदर टंग में ही पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, द मोस्ट यूजफुल मेथड फॉर टीचिंग ग्रामर इज? ग्रामर पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? लेक्चर मेथड, भाई इससे गंदा मेथड तो है नहीं, ये पुराने ज़माने का मेथड है, इसमें टीचर एक्टिवली होता है और बच्चा पैसिवली होता है। इंडक्टिव मेथड यानी पहले बच्चे को क्या है एग्जाम्पल बताएं, उसे यूज़ करके बताएं, फिर उसके बाद रूल पे जाएं। डायरेक्ट मेथड जिसमें मदर टंग का कोई यूज़ नहीं होता, बहुत रेयरली यूज़ होता है। कम्युनिकेशन मेथड, इसमें मदर टंग सिर्फ कम्युनिकेशन में टीचर यूज़ कर सकती है। तो सबसे अच्छा जो तरीका है ग्रामर पढ़ाने का वो है इंडक्टिव मेथड, यानी क्या है बच्चे को पहले यूज़ करा रहे हैं, पहले उसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, फिर उसके बाद उसे रूल पे लेके जा रहे हैं। एग्जाम्पल देने का मतलब है पहले यूज़ करा रहे हैं फिर फॉर्म पे जा रहे हैं, ठीक है। पहले यूज़ करा रहे हैं, यूज टू फॉर्म, फिर फॉर्म पे जा रहे हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 24 बताइए, ग्रामर इन कंटेक्स्ट मीन्स, यानी क्या है व्याकरण को संदर्भ में पढ़ाने से क्या मतलब है। ए ऑप्शन है मूविंग फ्रॉम मीनिंग टू फॉर्म, कि क्या है मीनिंग से फॉर्म की तरफ जाना। बी ऑप्शन है मूविंग फ्रॉम फॉर्म टू मीनिंग, यानी फॉर्म से मीनिंग की तरफ जाना। सी ऑप्शन है लर्निंग थ्रू ड्रिल्स, यानी रट के याद करवाना। डी ऑप्शन है लर्निंग ग्रामर एज कंटेंट, कि ग्रामर को कैसे सिखाना, कंटेंट की तरह। कंटेंट होता है सीधा बुक से उठाना, ठीक है। तो बताइए ग्रामर इन कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है। कंटेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ, कि संदर्भ में हम ग्रामर को कैसे पढ़ाएंगे। भाई संदर्भ में पहले ग्रामर को यूज़ करेंगे ना, उसका मीनिंग यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद फॉर्म पे जाएंगे, यानी मीनिंग टू फॉर्म जाना, यानी ए ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक है भाई, पहले यूज़ करना फिर उसके रूल्स पे जाना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ट्रांस लैंग्वेजिंग के बारे में बताइए। ट्रांस लैंग्वेजिंग होता है अनुवाद करना, जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और मैं साथ के साथ हिंदी में अनुवाद कर रही हूँ, तो क्या है मैं क्या कर रही हूँ, ट्रांस लैंग्वेजिंग कर रही हूँ। और या फिर मैं ऐसे करती कि मैं इंग्लिश भी बोल रही हूँ, मैं हिंदी भी बोल रही हूँ, मैं संस्कृत भी बोल रही हूँ और साथ के साथ उसका अनुवाद भी कर रही हूँ, तो वो भी ट्रांस लैंग्वेजिंग ही होता है, ठीक है। ए ऑप्शन है रीइंफोर्सेस द ट्रेडिशनली डिफाइंड लैंग्वेज बाउंड्रीज। बी ऑप्शन है चैलेंज करना ट्रेडिशनली कल्चरली डिफाइंड लैंग्वेज बाउंड्रीज, यानी भाषा की जो बाउंड्रीज हैं, भाषा की जो सीमितता है उन्हें चैलेंज करना। सी ऑप्शन है व्यू डिफरेंट लैंग्वेज एज सेपरेट सिस्टम, की हर एक भाषा को एक अलग सिस्टम की तरह देखना। या फिर ये नया टर्म है बाइलिंगुअलिज्म के लिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई बाइलिंगुअलिज्म का मतलब होता है दो भाषाओं का यूज़ करना। ट्रांस लैंग्वेजिंग का मतलब है उनका अनुवाद करना, जैसे कि मैं अनुवाद कर रही हूँ साथ के साथ, या मैं एक भाषा और यूज़ कर लूँ, दो और यूज़ कर लूँ और साथ के साथ क्या है उसे अनुवाद भी करती रहूँ, तो ये होता है ट्रांस लैंग्वेजिंग। यानी बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा कि जो ट्रेडिशनली कल्चर लैंग्वेज है, यानी जो पुराने ज़माने की सांस्कृतिक जो पहले टाइम की लैंग्वेज है उन्हें चैलेंज करना, उनकी बाउंड्रीज को, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 बताइए, क्रिएटिविटी इन लैंग्वेज एजुकेशन इज। लैंग्वेज एजुकेशन में रचनात्मकता से क्या मतलब है। ए ऑप्शन है क्लासरूम एक्टिविटी दैट इज नोवल एंड ओपन एंडेड, यानी क्लास की गतिविधियाँ जो कि नोवल हैं, यानी कुछ नया है उनमें, और ओपन एंडेड है, यानी मुक्त अंत वाली हैं। बी ऑप्शन है ब्रिंगिंग टुगेदर अनरिलेटेड एलिमेंट्स टू बिगिन समथिंग न्यू, यानी कुछ भी अनरिलेटेड एलिमेंट्स एक पास लेके आना और कुछ नया बनाना, ये होता है क्रिएटिविटी। या फिर सी ऑप्शन है क्लासरूम एक्टिविटी यूजिंग न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग, कि क्या है क्लास में कुछ नए नए मेथड्स यूज करना टीचिंग के। क्लासरूम मटेरियल्स यूजिंग कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, क्लासरूम मटेरियल कुछ ऐसा यूज करना, कम्युनिकेशन करना लैंग्वेज टीचिंग में, यानी पढ़ाते हुए। तो क्रिएटिविटी का क्या मतलब है भाई, क्रिएटिविटी का मतलब होता है कुछ इनोवेट करना, कुछ इनोवेट करना, कुछ यूनिक करना, कुछ नोवेल करना, ठीक है। ओपन एंडेड करना, डाइवर्जेंट थिंकिंग लगाना, डाइवर्जेंट थिंकिंग लगाना, इमेजिनेशन करना कुछ भी, ठीक है। तो ये होता है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है कि क्लासरूम की ऐसी गतिविधि जो कि नोवल हो, जिनमें कुछ नया करने का हो और ओपन एंडेड हो, यानी मुक्त अंत वाली हो। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसेप्ट फ्रॉम लैंग्वेज एजुकेशन, यानी भाषाई अधिगम से, भाषाई एजुकेशन से, शिक्षा से कौन सा एक कंसेप्ट नहीं जुड़ा हुआ है, कौन सा भाषा के बारे में इनमें से नहीं है। भाई प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, यानी समृद्ध वातावरण होना चाहिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए भाषा को पढ़ाने के लिए, भाषा की शिक्षा देने के लिए। एक्रोस्टिक या फिर फोनिक्स या फिर डिसलेक्सिया। फोनिक्स होता है साउंड से रिलेटेड, डिसलेक्सिया होता है रीडिंग से रिलेटेड, यानी रीडिंग डिसऑर्डर। तो एक्रोस्टिक होगा, यानी एक्रोस्टिक क्या है, फिजिक्स की ब्रांच है, ये फिजिक्स का वर्ड है, तो यही ऑप्शन हमारा ठीक होगा, ठीक है। भाई एलिमिनेट से भी कर सकते हैं हम, जो पॉजिटिव वर्ड लग रहे हैं, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट है, फोनिक्स है, साउंड की स्टडी, डिसलेक्सिया है, रीडिंग डिसऑर्डर। लेकिन एक्रोस्टिक क्या है, एक यूनिक वर्ड है, हम इससे बिल्कुल अनजान है, तो ये क्या है, ये फिजिक्स का वर्ड है। तो इन्होंने यही तो पूछा था कि कौन सा एक नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, कंसिक्वेंटली देयरफॉर हावेवर आर एग्जाम्पल ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल हैं, कंसिक्वेंटली, देयरफॉर,
हावेवर, इसमें और एक दो वर्ड जोड़ देते हैं जैसे कि एंड है। तो ये किसके एग्जाम्पल है? ए ऑप्शन है कोहेसिव डिवाइसेस के, बी ऑप्शन है, बी लिख लेना भाई, सी हो रहा है यहाँ पे, बाय मिस्टेक हो गया। बी ऑप्शन है वोकेबलरी, सी ऑप्शन है फर्दर मोर, एंड फर्दर मोर नहीं, फर्दर मोर भी यहीं पे लिखा हुआ है, फर्दर मोर यानी सिर्फ कोहेशन का या फिर ग्रामर आइडियाज। कोहेसिव डिवाइस है या वोकैब है या खाली कोहेशन है या फिर ग्रामर आइडियाज हैं, ग्रामर एरियाज हैं। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा? भाई क्या है, इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना, कंसिक्वेंटली, देयरफॉर, हावेवर, फर्दर मोर, एंड, तो ये क्या होते हैं? ये कोहेसिव डिवाइस होती है, यानी सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक होगा। ठीक है, कोहेशन का खाली मतलब होता है जोड़ना, कोहेसिव डिवाइस का होता है मतलब पूरे सेंटेंस को जोड़ना। पूरे सेंटेंस में जहाँ भी ये वर्ड आते हैं ये सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 बताइए, आइडेंटिफाई द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। भाषा के बारे में कौन सा एक सही है, भाषा को जब पढ़ाते हैं। देन टुगेदर टेकिंग मैनी वर्ड्स हैप्पी क्लास, भाई कौन सा इनमें से ठीक सेंटेंस लग रहा है जो अगर क्लास में पढ़ाया जा रहा है तो। द आइडियाज एक्सपोज्ड बाय ग्रुप आई आर माइंड ब्लोइंग। सी ऑप्शन है स्टॉप टॉकिंग और एल्स यू विल रिग्रेट इट लेटर, नॉट टॉकिंग इज गुड फॉर यू। डी ऑप्शन है प्लीज सिट इन पेयर्स एंड राइट अ पैराग्राफ अबाउट द पिक्चर गिवन टू यू। भाई अपने अंदर से आभास आ जाता है कि कौन सा सेंटेंस इनमें से सही है। देखो इसका कोई मतलब तो बन नहीं रहा है, पढ़ के देखो कितना अटपटा सा लग रहा है, टूटा फूटा है ना। ना ही बी हमें ठीक लग रहा है, ना ही सी हमें ठीक लग रहा है। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि प्लीज सिट इन पेयर, सभी लोग पेयर में बैठे और क्या है पैराग्राफ लिखें जो कि पिक्चर तुम्हें दी गई है। तो इसका सेंस निकल रहा है, बाकियों को पढ़ के देखिए उनके कोई भी सेंस नहीं निकल रहा है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए, अ टीचर कलेक्ट्स द एरर्स ऑफ लर्नर्स ऑफ हर क्लास। टीचर क्या है, बच्चों के एरर कलेक्ट कर रही है, यानी जो त्रुटियां बच्चे कर रहे हैं, और फिर क्या कर रही है, डिस्कस कर रही है बच्चों के साथ। और ऐसा कब कर रही है, वंस इन 2 वीक, वीक में क्या है 2 बार। तो व्हाट इज दिस नोन है, जिसे क्या बोलेंगे, एरर करेक्शन कर रही है वो, या फिर फीडबैक दे रही है, या फिर ग्रामर टीचिंग कर रही है, या फिर रिमेडियल टीचिंग कर रही है। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा? भाई क्या है, टीचर एरर उनके देख रही है, डिस्कस भी कर रही है, और क्या है ऐसा कब कर रही है, वीक में 2 बार। तो टीचर क्या है, टाइम टू टाइम उन्हें फीडबैक दे रही है, टाइम टू टाइम क्या है, उन्हें फीडबैक दे रही है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 31 बताइए, लैंग्वेज एक्विजिशन इज, यानी भाषा अर्जन क्या है, कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट है। बी ऑप्शन है नेचुरल एंड डेलिब्रेट है। सी ऑप्शन है नेचुरल एंड सबकॉन्शियस है। डी ऑप्शन है लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। भाई लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होती है, भाषा अर्जन, जो हम अपने घर से, परिवार से, अपने मम्मी पापा से ऐसे ही सीख लेते हैं। तो इसके लिए ना तो हम कॉन्शियस होते हैं और ना ही हमें कोई डेलिब्रेट एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ये क्या है, बिल्कुल ऐसे ही आ जाती है नेचुरली। ठीक है, नेचुरली आ जाती है और सबकॉन्शियसली, ना ही हमें कोई एफर्ट्स लगाने पड़ते, ना ही हमें कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या स्कूल जाने की ज़रूरत पड़ती। तो भाषा को हम ऐसे ही अर्जित कर लेते हैं, इमिटेट करके अपने घर को देख के। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। इंग्लिश का क्या स्टेटस है इंडिया में। भाई हमने कितनी बार डिस्कस किया है ये मैराथन में भी और जो टॉपिक वाइज मैंने कराया था तब भी, कि इंग्लिश का क्या दर्जा है इंडिया में। इट इज़ द वन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बी ऑप्शन है इट इज़ एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन यूनियन। सी ऑप्शन है इट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन यूनियन। डी ऑप्शन है इट इज़ द वन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बताइए इंग्लिश का क्या स्टेटस है। ये क्या है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्या है इंडिया में इंग्लिश का स्टेटस क्या है, ये एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडियन यूनियन की। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये तो आपको याद रहना चाहिए बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इन लैंग्वेज लर्निंग एट सेकेंडरी स्टेज। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट के बारे में पूछा है। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट क्या होता है कि भाई मैक्सिमाइज पोटेंशियल बच्चे का होना, यानी लेवल अप होना, कुछ भी इस तरह से पढ़ाना कि बच्चे का लेवल क्या है, बियॉन्ड जा सके, अप हो सके। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा।
ए ऑप्शन है एन ऑथेंटिक टेक्स्ट स्लाइटली अबोव द लेवल ऑफ द लर्नर्स, कि इस तरह का टेक्स्ट हो कि बच्चे का लेवल थोड़ा सा अबोव हो सके। बी ऑप्शन है एन एक्सट्रैक्ट फॉर्म फ्रॉम अ प्ले बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर की यहाँ कोई बात नहीं हो रही है। एन ऑथेंटिक टेक्स्ट स्लाइटली बिलो द लेवल ऑफ द लर्नर, कि इस तरह का टेक्स्ट ऑथेंटिक टेक्स्ट हो जिससे कि बच्चे का लेवल बिलो हो सके। डी ऑप्शन है टीचर डेवलप्ड स्टोरी विद हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेवल ऑफ लर्नर्स ऑफ लर्नर ग्रामर, टीचर क्या है कोई भी स्टोरी डेवलप करे, कोई भी स्टोरी बताए जिससे बच्चे की समझ विकसित हो सके, किसमें, ग्रामर में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट होता है कि वन लेवल अप होना बच्चे का, यानी लेवल अबोव होना, अबोव द लेवल, यानी ए ऑप्शन हमारा ठीक होगा कि ऑथेंटिक टेक्स्ट स्लाइटली अबोव द लेवल ऑफ द लर्नर्स। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अ लर्नर सेंटर्ड क्लास कैसी होनी चाहिए? लर्नर सेंटर्ड क्लास यानी चाइल्ड सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड का मतलब चाइल्ड सेंटर्ड ही है। ठीक है, ए ऑप्शन है हेल्प्स टीचर्स मेक डिसीजन इन क्लास एंड मेक देम सेल्फ रिलायंट, कि जिसमें टीचर डिसीजन ले हर बात का और टीचर के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए क्लास में सब कुछ, बच्चे सेल्फ रिलायंट हो। बी ऑप्शन है कंसिडर लर्निंग टू बी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर, कि क्या है टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सब कुछ करने की, सिखाने की। सी ऑप्शन है सपोर्ट अ स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट इग्नोरिंग द मेजोरिटी इन द क्लास, कि कुछ ही बच्चों को सपोर्ट करें और पूरी मेजोरिटी को इग्नोर कर दें, कि कुछ बच्चे इंटेलिजेंट हैं तुम्हें मैं सपोर्ट करता हूँ। डी ऑप्शन है टेक्स इनटू कंसिडरेशन प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द लर्नर, यानी बच्चे के क्या है पूर्व ज्ञान और बच्चे के जो अनुभव है उन्हें ध्यान में रख के ही क्लास में पढ़ाएं। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? भाई यही तो ऑप्शन ठीक होगा कि बच्चे को क्या है उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ के पढ़ाए, उसके एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रख के पढ़ाए, तो यही हमारा ऑप्शन ठीक होगा। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 बताइए रिफ्लेक्शन इन लैंग्वेज टीचिंग एजुकेशन। बताइए लैंग्वेज टीचिंग एजुकेशन क्या रिफ्लेक्ट करती है? मीन्स कॉन्शियस एक्सपीरियंशियली इन्फॉर्म्ड थॉट। बी ऑप्शन है इंक्लूड एस्पेक्ट ऑफ इवेल्युएशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडिंग टू न्यू इंसाइट्स एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी जिसके अंदर मूल्यांकन भी हो, समस्या समाधान भी हो, नए नए आइडियाज और समझ भी हो। सी ऑप्शन है इंक्लूड एस्पेक्ट ऑफ जनरल कॉग्निटिव एबिलिटीज, रोट लर्निंग एंड रिपीटेटिव बेस्ड प्रैक्टिस, यानी जिसके अंदर क्या है बच्चे की जनरल कॉग्निटिव एबिलिटीज हो, यानी संज्ञानात्मक क्षमताएं होनी चाहिए, और कैसी जनरल जिसमें कि बच्चा रट सके, रिपीटिशन कर सके, प्रैक्टिस कर सके। या फिर इज अंडरस्टैंडिंग हाउ रूटीन डिसीजन मेकिंग इन्फॉर्म प्रैक्टिस। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? भाई टीचिंग एजुकेशन में क्या, टीचिंग एजुकेशन क्या रिफ्लेक्ट करती है? लैंग्वेज टीचिंग एजुकेशन क्या रिफ्लेक्ट करती है कि जिसके अंदर क्या होना चाहिए, मूल्यांकन भी होना चाहिए, समस्या समाधान भी होना चाहिए, न्यू इंसाइट, इंसाइट का मतलब होता है नए नए आइडियाज आना, न्यू आइडियाज, नए नए आइडियाज आए बच्चे को, और क्या है समझ विकसित हो। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टेक्स्ट बेस्ड ग्रामर लेसन्स इज इनकरेक्ट। कौन सा इनमें से गलत है? किसके बारे में? टेक्स्ट बेस्ड ग्रामर लेसन में, एक तरह से ग्रामर टेक्स्ट बुक के बारे में। बताइए कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? टेक्स्ट बेस्ड ग्रामर लेसन्स हेल्प यू फोकस ऑन ऑल यूज ऑफ ग्रामर पॉइंट। भाई ये ग्रामर की ही बात कर रहे हैं, जो ग्रामर की टेक्स्ट बुक है किस पे फोकस करती है कि हम ग्रामर के पॉइंट्स को कैसे यूज कर सकें। बी ऑप्शन है टेक्स्ट बेस्ड ग्रामर लेसन्स फॉलो अ गाइडेड डिस्कवरी अप्रोच वेयर स्टूडेंट फाइंड आउट अबाउट द लैंग्वेज देमसेल्व्स, यानी क्या होना चाहिए गाइडेड डिस्कवरी अप्रोच होनी चाहिए जहां बच्चे क्या है खुद से लैंग्वेज को फाइंड आउट कर सकें। वाइल प्लानिंग टेक्स्ट बेस्ड ग्रामर लेसन टीचर शुड क्रिएट टेक्स्ट ऑन देयर ओन टू, यानी जब प्लानिंग करें कुछ भी टेक्स्ट बेस्ड ग्रामर की तो क्या है बच्चे भी खुद से क्रिएट कर सकें कुछ, हैं टीचर भी क्रिएट कर सकें, सॉरी टीचर शुड क्रिएट टेक्स्ट ऑफ देयर ओन टू, यानी टीचर क्रिएट करे खुद से जब भी टेक्स्ट बेस्ड ग्रामर पढ़ाने की कोशिश करें। डी ऑप्शन है दीज लेसन्स इन्वॉल्व्स एक्सप्लिसिट ग्रामर टीचिंग एंड डिस्क्राइब द रूल्स फॉर ग्रामर, कि क्या होना चाहिए एक्सप्लिसिट ग्रामर टीचिंग होने चाहिए इसमें, यानी एक तरह से रटने पे जोर, और क्या है रूल डिस्क्राइब कर सकें बच्चों के लिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन गलत होगा?
भाई यही ऑप्शन गलत होगा जिसमें एक्सप्लिसिट ग्रामर टीचिंग होगी। ग्रामर की टीचिंग कैसे होगी, बिल्कुल एक्सप्लिसाइटली, और क्या है, रूल डिस्क्राइब कर सकें बच्चों के लिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक होगा, यानी इनकरेक्ट पूछा है, बाकी सारे ठीक हैं। कि टीचर कुछ क्रिएट करे बच्चों के लिए टेक्स्ट बेस्ड, जब प्लानिंग करे तो ये भी ठीक है। अगर ग्रामर की टेक्स्ट के बारे में देखा जाए ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। डी ऑप्शन हमारा सही है, यानी गलत है, इनकरेक्ट पूछा है ना, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसेप्ट फ्रॉम लैंग्वेज एजुकेशन। लैंग्वेज एजुकेशन का कौन सा एक कंसेप्ट नहीं है, बताइए, भाषा शिक्षा के बारे में। क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस, भाई ये भी एक क्रेशन की थ्योरी में, ये भी लैंग्वेज से रिलेटेड है। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, ये भी क्रेशन की थ्योरी में ही है। ठीक है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ये भी हम लैंग्वेज एजुकेशन में पढ़ते हैं। लेकिन ब्रेन लेशन एंड कंट्रोल, ये एजुकेशन में पढ़ते हैं कि हम लैंग्वेज एजुकेशन में स्पेशली। भाई ब्रेन लेशन कंट्रोल होता है दिमाग की कोई क्षति, दिमाग में कुछ चोट लग जाना, दिमाग का कंट्रोल होना, तो ये तो हम बायो में पढ़ते हैं, है ना। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा, यानी गलत पूछा है, तो हम सी पे जाएंगे। ठीक है, आज के क्वेश्चन तो आपको इजी लग रहे होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 38, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकॉग्नाइज, एनईपी 2020 क्या रिकॉग्नाइज करती है। ए ऑप्शन है मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज एज असेंशियल फॉर लर्निंग इन स्कूल, यानी क्लास में क्या है, बहुभाषिता होनी चाहिए स्कूल में, जिससे कि बच्चे भाषा की पावर को समझ सकें, जो कि लर्निंग में बहुत ही जरूरी है। स्कूल में क्या है, बहुभाषिता होनी चाहिए क्योंकि ये जरूरी है। ठीक है, बी ऑप्शन है इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ स्कूलिंग फॉर अपवर्ड मोबिलिटी, यानी जो माध्यम होना चाहिए पढ़ाने का प्राइमरी में वो इंग्लिश होना चाहिए, जिससे कि बच्चों की आगे जाके क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, मोबिलिटी बनी रहे। तो ये सही होगा। या फिर ऑल लैंग्वेजेस लर्निंग नीड्स टू बी इन द मदर टंग ओनली, जितनी भी लर्निंग है, जितना भी कुछ सिखाया जा रहा है सिर्फ मदर टंग में ही सिखाया जाए, बाकी कोई लैंग्वेज यूज ना हो, ऐसा कहती है एनईपी। या फिर चिल्ड्रन शुड लर्न मैनी लैंग्वेजेस एज पर देयर चॉइस, यानी बच्चे क्या है, अपनी चॉइस की भाषा सीख सकें। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई सबसे अच्छा ऑप्शन हमारा ए है कि बहुभाषिता होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या है, लैंग्वेज की पावर को समझ सकेंगे, जो कि जरूरी है, असेंशियल है स्कूल में, है ना। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39, देखो इस तरह से ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन पहले आया था, इसी तरह का अब ये दोबारा आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन अब जो शिफ्ट चल रही है, 2 शिफ्ट हो चुकी हैं, 2 दिन एग्जाम हो चुका है, 28 में और 29 में। आगे की शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन होंगे इस तरह से ही रिपीट होंगे। एक तो पहले दिन जो पेपर होता है बस उन लोगों को थोड़ा नया लगता है, लेकिन जब आगे आगे एनालिसिस होता रहता है, पता चलता है कि किस से ज़्यादा टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्या है, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कितना बना लेगा एग्जामिनेशन, है ना, एग्जामिनर कितना बना लेगा, वही 10-15 क्वेश्चन है, वही घूमते रहते हैं सारे सेट्स में, है ना। फाइनली मोरेवर इन बिसाइड्स आर एग्जाम्पल ऑफ एडिशन टू, तो किस तरह के एग्जाम्पल है, फाइनली हुआ, मोरेवर हुआ, इन हुआ, बिसाइड हुआ, एडिशन ये टू हुआ, तो ये किस तरह के एग्जाम्पल है। कोहेशन है, खाली जोड़ने के लिए। ग्रामर एरियाज है, कोहेशन डिवाइस है, यानी पूरे सेंटेंस को जोड़ने का काम करती है। या फिर कोकेबुलरी है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई अभी तो हमने पढ़ा था ये क्या है, ये कोहेसिव डिवाइस है, पूरे सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में पूछा है, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। असेसमेंट फॉर लर्निंग पूछ रहा है तो मतलब है फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हो रही है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो क्लास के दौरान आकलन होता है, यानी ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द क्लास जो हमारा आकलन होता है। ठीक है, सबसे अच्छा यही आकलन होता है। बताइए ऑप्शन, एनुअल एग्जामिनेशन आएगा इसके अंदर, या मिड टर्म टेस्ट, या फिर पोर्टफोलियो, या फिर वीकली असाइनमेंट। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी साथ के साथ आकलन होना, तो जो ज़्यादा नज़दीक का ऑप्शन होता है उसे हम चुनते हैं। तो वीकली असाइनमेंट होगा, यानी वीक में जो असाइनमेंट हो रहे हैं, यानी साथ के साथ असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, एक वीक में पूरा आकलन हो रहा है। और अगर इसमें वीकली असाइनमेंट ना हो के इसकी जगह ऑप्शन होता है, एक और ऑप्शन होता है कि डेली असाइनमेंट, तो हम इस पे जाते हैं, इस ऑप्शन को हम चूज करते हैं। ठीक है,
क्योंकि हमें ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन के पास जाना होता है। अगर यहाँ पे पोर्टफोलियो ना हो के या मिड टर्म ना होते, ये होता, ये वाला ऑप्शन होता, तो हम इस पे जाते, ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा नज़दीक का चुनना होता है। फॉर्मेटिव का मतलब होता है साथ के साथ आकलन होना। अब वो साथ के साथ डेली बेसिस पे भी हो सकता है, 2 दिन में, 4 दिन में, 1 सप्ताह में, और अगर वीकली भी ना हो के या मंथली होता तो हम मंथली पे जाते, जो ज़्यादा नज़दीक का उस पे जाते, है ना। तो ठीक है, डी ऑप्शन हमारा ठीक है। एनुअल एग्जामिनेशन आता है सम्मेटिव के अंदर, ये आता है सम्मेटिव असेसमेंट के, मिड टर्म भी सी के अंदर आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 बताइए। ब्लेंडेड लर्निंग इज, क्या होती है ब्लेंडेड लर्निंग, यानी मिश्रित अधिगम क्या होता है। ए ऑप्शन है अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को मिला दो और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग को मिला दो तो ब्लेंडेड लर्निंग होगी, है भाई, ठीक है क्या, नहीं ना। बी ऑप्शन है यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एप्स फॉर लैंग्वेज टीचिंग, यानी 2 ऐप एक साथ मिला दो, ये वाले ऐप, ठीक है, जो फ़ोन के ऐप होते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक साथ मिला दो। लर्निंग 2 लैंग्वेजेस इन द सेम क्लास, की 2 लैंग्वेज एक ही क्लास में सीखना। डी ऑप्शन है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल लर्निंग एंड वेब बेस्ड ऑनलाइन अप्रोच, कि क्या है ट्रेडिशनल लर्निंग और वेब बेस्ड ऑनलाइन जो लर्निंग हो रही है, इनका कॉम्बिनेशन कहलाता है ब्लेंडेड लर्निंग। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई ब्लेंडेड लर्निंग यही होता है कि ट्रेडिशनली, यानी जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं और जो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है ब्लेंडेड लर्निंग। जैसे कि आप यहाँ, जैसे आप कहीं कोचिंग करते हैं सीटेट की, आप वहाँ भी पढ़ रहे हैं और आप मेरे साथ भी पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, ये ब्लेंडेड लर्निंग हो रही है, यानी मिश्रित अधिगम हो रहा है। वहाँ भी पढ़ रहे हैं ट्रेडिशनल के तरीके से और यहाँ भी पढ़ रहे हैं वेब बेस्ड ऑनलाइन अप्रोच के तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ब्लेंडेड लर्निंग। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42, लैंग्वेज अवेयरनेस, यानी भाषा के बारे में जागरूकता क्या है। हैज़ कॉग्निटिव एडवांटेज, क्या है इसके कॉग्निटिव एडवांटेज, यानी संज्ञानात्मक फायदे हैं। इज अ डिसएडवांटेज, की भाषा के बारे में अगर जागरूक हो तो उसकी हानि हो सकती है, डिसएडवांटेज हो जाएगा। इज नोइंग द ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज, की भाषा की ग्रामर जानना, उसकी व्याकरण जानना। इज अ प्रेस्क्रिप्टिव कंसेप्ट, की ये कंसेप्ट है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई लैंग्वेज अगर अवेयर हैं हम भाषा के बारे में तो इसके फायदे ही हैं, हमारी थिंकिंग भी डेवलप होती है, हमारा परसेप्शन, इमेजिनेशन, और रीजनिंग, सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। तो क्या है, इसके कॉग्निटिव एडवांटेज हैं, हमारा दिमाग खुलता है, सिंपल भाषा में कहें तो, है ना। तो ए ऑप्शन ठीक है हमारा। 42 था ना ये। क्वेश्चन नंबर 43 बताइए। इनपुट हाइपोथेसिस प्रपोजेस दैट linguistic input that is dash the current stage of linguistic competence is ideal for maximizing learning outcomes, यानी जो बच्चे की करंट स्थिति है और बच्चा क्या है वहाँ तक पहुँचे जितना उसका मैक्सिमम पोटेंशियल है, यानी एक स्टेप अप जाना, ठीक है। तो क्या कहलाता है ये, 1 स्टेप बिहाइंड, यानी एक कदम पीछे जाना, एक स्टेप पीछे जाना। वे अहेड जाना, बिल्कुल सीधी रेखीय तर चलना। 1 स्टेप बियॉन्ड, यानी एक स्टेप अप जाना या फिर पैरेलली चलना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई इनपुट हाइपोथेसिस या कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का मतलब होता है कि क्या है, एक स्टेप आगे जाना, यानी 1 स्टेप बियॉन्ड जाना, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 44। मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म इज, यानी मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है। ए ऑप्शन है एवरी लर्नर्स बिगिन हर स्कूलिंग इन हर मदर टंग, कि बच्चा क्या है, हर एक लर्नर मदर टंग से स्टार्टिंग करे एंड मूव ऑन टू स्टडी इन इंग्लिश मीडियम इन स्कूल, और बाद में जाके क्या है, माध्यम कैसा हो जाए, इंग्लिश मीडियम हो जाए, इंग्लिश में पढ़ना शुरू कर दे। बी ऑप्शन है ऑल स्कूल टीचर्स टीच थ्रू द मीडियम ऑफ मदर टंग और होम लैंग्वेज, यानी ऑल जितने भी स्कूल के टीचर हैं, जितने भी स्कूल हैं, सब में क्या है, मदर टंग में पढ़ाया जाए या फिर होम लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। सी ऑप्शन है एवरी लर्नर्स बिगिंस हर स्कूलिंग इन हर मदर टंग होम लैंग्वेज एंड मूव ऑन टू ऐड मैनी मोर लैंग्वेजेस इन स्कूल, यानी हर एक लर्नर क्या करे, भाई स्कूलिंग की स्टार्टिंग तो मदर टंग से और बाद में ऐड ऑन कर ले लैंग्वेजेस को, ज़्यादा से ज़्यादा भाषा ऐड कर ले। डी ऑप्शन है ऑल स्कूल टीच थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश टू द डिमांड ऑफ पेरेंट्स, कि भाई इंग्लिश में पढ़ाना है, पेरेंट्स की डिमांड है कि हमारे बच्चे को तो बिल्कुल इंग्लिश ही आनी चाहिए, हिंदी में ना बोलेगा भैया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, है ना।
भाई मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिता का या मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब होता है कि स्टार्टिंग तो बच्चे की मदर टंग से करो और फिर उसके बाद ऐड ऑन कर दो भाषा को, यानी फिर चाहे तुम कितनी भी भाषा ऐड कर दो तो बच्चा क्या है इजीली सीख जाएगा, लेकिन बेस किससे बनता है, मदर टंग से, है ना। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल का सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा है। ए ऑप्शन है करेक्ट स्पेलिंग, यानी स्पेलिंग ठीक करना। बी ऑप्शन है डायग्राफ राइटिंग, यानी दो वर्ड एक साथ लिखना, जैसे फ चा, ठीक है, था, कुछ इस तरह से करना, ये होता है डायग्राफ राइटिंग। सी आर्टिकल राइटिंग, कोई भी आर्टिकल लिखना। डी ऑप्शन है कि किसी भी सेंटेंस में डिफिकल्ट वर्ड लिखना। तो बताइए कौन सा एक राइटिंग स्किल के बारे में ठीक है, हाईएस्ट लेवल पूछ रहा है, टॉप लेवल, ठीक है। हमने सारी स्किल्स के बारे में पढ़ा था, राइटिंग में भी, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, है ना, तो आपको पता होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई राइटिंग का हाईएस्ट लेवल क्या होता है, आर्टिकल राइटिंग लिखना या पैराग्राफ लिखना, तो यही तो होगा। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 बताइए, बीइंग अ लैंग्वेज टीचर यू वुड लाइक टू एडॉप्ट विच फॉर्म ऑफ द कंटेंट। आप एक भाषा के शिक्षक या शिक्षिका हैं, तो आप कंटेंट की कौन सी तरीके अपनाएंगे, कंटेंट जो भी आप पढ़ा रहे हैं। कॉन्क्रीट, डेस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल, कि कॉन्क्रीट डिस्क्राइब करेंगे, कॉन्क्रीट का मतलब होता है जिसे टच एंड फील कर सके, तो भाई सबसे बढ़िया है कॉन्क्रीट डिस्क्रिप्टिव, तो जोन से ऑप्शन में कॉन्क्रीट होगा वो हमारा ठीक होगा। भाई एब्स्ट्रैक्ट से तो स्टार्ट कर नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि स्टार्टिंग में हार्ड चीज़ें, कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़ा दें, कि भाई पहले से ही तुम पूरा एडवांस पढ़ा रहे हो, बाद में इजी पे जा रहे हो, तो ये तो होगा नहीं। कंसर्ट डिस्क्रिप्टिव कुछ होता नहीं है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअल, तो ये भी कट गया। एक ही ऑप्शन हमारा ठीक हुआ कि हमें कैसे पढ़ाना है, कॉन्क्रीट, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 बताइए, अ स्टूडेंट हुज होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज आर डिफरेंट। एक बच्चा जिसकी होम लैंग्वेज और जिसकी घर की भाषा और स्कूल की भाषा क्या है, अलग अलग हैं। हाउ कैन यू एज अ टीचर, एक टीचर होने के नाते आप इसे कैसे रिसोर्स की तरह यूज़ करेंगे, आप उनकी कैसे हेल्प करेंगे एज अ रिसोर्स। बाय गिविंग हिम एक्स्ट्रा अटेंशन इन क्लास, कि क्लास में उसे ज़्यादा अटेंशन देंगे। बी ऑप्शन है यूजिंग मल्टीलिंगुअलिज्म एज रिसोर्स इन द क्लासरूम, की बहुभाषा जो है उसे एक संसाधन की तरह मानेंगे क्लासरूम में। बाय गिविंग हिम फ्लेक्सिबिलिटी इन होमवर्क रिलेटेड वर्क, कि बच्चे को क्या है थोड़ा सा आराम दे देंगे, कि उसे कम काम दे रहे हैं या फिर इजी काम दे दें, उसे फ्लेक्सिबल दे देंगे होमवर्क। डी ऑप्शन है बाय टीचिंग इन द क्लास इन हिज मदर टंग, क्लास में कैसे पढ़ाएंगे, मदर टंग के तरीके से। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई सबसे बढ़िया है कि बच्चे की अगर घर की भाषा अलग है और स्कूल की भाषा अलग है तो उसे एक संसाधन की तरह मानेंगे, यानी उसे मल्टीलिंगुअलिज्म की तरह यूज करेंगे, यानी यूजिंग मल्टीलिंगुअलिज्म एज रिसोर्स इन द क्लासरूम। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 बताइए, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं ट्रांस लैंग्वेजिंग के बारे में, तो कौन सा ठीक होगा और कौन सा गलत होगा, या फिर दोनों ठीक होंगे या दोनों गलत होंगे। ए ऑप्शन है ट्रांस लैंग्वेजिंग इज अ फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल फॉर्म है मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी बहुभाषिता का क्या है, एक लचीला रूप है। बी ऑप्शन है ट्रांस लैंग्वेजिंग इज स्विचिंग बिटवीन द लैंग्वेज और नॉन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज कम्युनिकेटिव पोटेंशियल, यानी ट्रांस लैंग्वेजिंग का मतलब क्या है, स्विच कर जाना भाषा पे एकदम, जैसे मैं हिंदी बोल रही हूँ और मैं इंग्लिश पे चली जाऊँ, या इंग्लिश बोल रही हूँ एकदम हिंदी पे हो जाऊँ, ठीक है। जैसे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जैसे कि ये प्रेस रिपोर्टर होते हैं, भाई ये बहुत अच्छी तरह अनुवाद कर लेते हैं, हिंदी भी बोल देंगे, इंग्लिश भी बोल देंगे और भी 10 भाषा बोल देंगे, तो ये क्या है, ट्रांस लैंग्वेजिंग है। तो एक ए सही है, बी फॉल्स है, या फिर ए फॉल्स है, बी सही है, या फिर दोनों सही हैं, या फिर दोनों गलत हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई दोनों ही ठीक है, क्योंकि ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या है, मल्टीलिंगुअलिज्म की एक फ्लेक्सिबल फॉर्म है, और ट्रांस लैंग्वेजिंग होता है कि लैंग्वेज को जल्दी जल्दी स्विच कर देना कम्युनिकेशन पोटेंशियल के लिए। तो ए और बी दोनों ही ठीक है, ए और बी हमारे ठीक ऑप्शन है, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 49,
व्हाट इज यूज्ड एज अ टूल फॉर लर्निंग लैंग्वेज इन वोल लैंग्वेज अप्रोच, कि क्या है, कौन सा एक टूल की तरह यूज होगा भाषा की कक्षा में अगर भाषा सिखा रहे हैं, और कैसे एज अ वोल लैंग्वेज अप्रोच के लिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक्शंस की भाषा की कक्षा में एक्शन होने चाहिए सिखाने के टाइम पे, लिटरेचर होना चाहिए यानी साहित्य होना चाहिए, नर्सरी राइम होनी चाहिए यानी पोएम को पूरे रिदम में गाएं, लहर बना के गाएं, या फिर खिलौने होने चाहिए। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। भाई टूल की तरह सबसे बढ़िया जो है वो है लिटरेचर यानी साहित्य से स्टार्टिंग करें, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 बताइए, लास्ट क्वेश्चन है, यहीं तक रखेंगे, गले में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। द सेंट्रल रोल इन TPR यानी टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स इज ऑफ। टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स क्या होता है भाई, हमने जब मेथड्स करे थे क्वेश्चन, जब सारी थ्योरी करी थी, सेकंड वीडियो है उसमें हमने मेथड्स के बारे में पढ़ा था। TPR क्या होता है, जिसमें क्या है, टीचर कोई भी एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ा रही है और पीछे पीछे बच्चे कर रहे हैं। जैसे टीचर क्या है, कोई भी पोएम पढ़ा रही है बच्चों को कि मछली जल की रानी है, और क्या है, गतिविधि कर रही है और बच्चे पीछे पीछे कर रहे हैं। तो इसमें सेंट्रल रोल किसका होगा, केंद्र में कौन होगा इसमें। ए ऑप्शन है टीचर होगा, बी ऑप्शन है फैमिली होगी, सी ऑप्शन है पेरेंट होंगे, डी ऑप्शन है स्टूडेंट। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स से हर शिफ्ट में क्वेश्चन है, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ के जाना। भाई TPR में क्या है, सेंट्रल रोल जो है वो टीचर का होगा, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, गले में इन्फेक्शन है, ज़्यादा बोलना नहीं जा रहा है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर पुराने हैं तो भी सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी ज़्यादा आगे जाएगी वीडियो उतना ही ज़्यादा सपोर्ट होगा, सभी लोग सपोर्ट करें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इस टाइम पे प्रैक्टिस मैटर करती है। क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहे हैं तो कितना बेनिफिट होगा अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं तो क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे आप SST वाले हो, चाहे आप साइंस वाले हो। फर्स्ट पेपर में सभी के कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, तो फर्स्ट पेपर की प्रैक्टिस करिए, और जिनका पेपर फरवरी तक है वो तो ऑनलाइन वाले भी प्रैक्टिस कर लेंगे और पीछे तक के भी कर लेंगे अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।